हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 4 सेट थ्योरी का टोटली जो हमारे जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देख के डिजाइन किया गया। अच्छा, शुरू के 3 लेक्चर अगर आपने कंसिस्टेंटली देखे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी थी, यूनियन की, इंटरसेक्शन की। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ जो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, उसका प्रूफ देखा था थोरली, वेन डायग्राम्स पे बात की थी हमने। अच्छा, आज ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये पूरा लेक्चर आपका क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब इट विल टेक अराउंड 35 to 40 मिनट्स, रफली इतना टाइम लगना चाहिए। थोड़ा अगर स्ट्रेच हो भी गया तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में या स्कूल एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मैच करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, ये आपका हर एक रेफरेंस बुक में होता है और आप पूरे साल में देख लेना, कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा डिजिट्स चेंज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टू फाइनाइट सेट हैव पी एंड क्यू एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। 2 सेट है आपके। अच्छा, पहले वाले सेट में पी एलिमेंट्स, दूसरे वाले सेट में क्यू एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set is 224 more than total number of subsets of the second set। तो आपको स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी वर्किंग देखने वाली है। तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कैसे आप करोगे इसको। देखो, आपने मान लो सेट p कंसिडर कर लिया, तो सेट p के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है? स्मॉल p। अच्छा, आपने क्यू सेट एक कंसिडर कर लिया, कैपिटल क्यू, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? स्मॉल क्यू। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट है। आपसे बात कर रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द 2 सेट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट पी कितना होगा? तो फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो देखो, p वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? स्मॉल p। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2p। अच्छा, सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट q, इसमें कोई डाउट नहीं है अब आपको, वो कितना आपका? 2q। भाई p एलिमेंट थे तो 2p, q एलिमेंट थे तो 2q, जैसे n एलिमेंट्स थे तो 2n। अच्छा, अब जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको बोला गया है कि जो पहले सेट के सबसेट है, पहले वाले सेट के जो सबसेट है, दैट मींस 2p इज 224 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट q। देखो, ये वाली वैल्यू 224 ज्यादा है, तो हमने इसको इक्वेशन बनाने के लिए 2q नंबर ऑफ सबसेट हमने दूसरे सेट के लिए, ये वाली वैल्यू ज्यादा है 224 नंबर से, हमने क्या किया? 224 इस तरफ ऐड कर दिया ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। मतलब एक बैलेंसिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन बनाने का, ये तो आपको पता ही होगा। अब पॉइंट ये है कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ये सॉल्व नहीं हो पाता। मैंने कहा ना, इसकी वर्किंग समझने वाली है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप यहां तक पहुंच ही जाओगे इजीली। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी बात करूं तो बच्चों, इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप 2p माइनस 2q, आप सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले गए और 224 आपका यहां पर है। 224 आपका यहां पर है। अच्छा, 224 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो जैसे हम नॉर्मल फैक्टर करते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है? अब 2p माइनस 2q आपके पास आएगा 2/5 इंटू 7। अब इसको फैक्टराइज करना तो 2/5 इंटू 7 आपको मिलेगा। अब बच्चों देखो, इसमें अब इसको आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? आपको ये हर जगह देखो 2 बेस दिख रहा है आपको, लेकिन 7 में नहीं दिख रहा, तो 7 के अंदर भी बेस को इंक्लूड करने के लिए मैं इसको क्या 8-1 लिख सकता हूं? कोई बड़ी बात नहीं है। 7 को मैं 8-1 लिख सकता हूं क्योंकि मैं 8 के बारे में सोच रहा हूं, वो 2/3 होती है। तो इसी पॉइंट को यूज करते हुए 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 2/5, ये कितना हो गया? 2/3 माइनस 1, ये सब 2 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हो? देखो, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं आपको कि जो 2/5 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही कर लोगे इसको सॉल्व। अब तो आगे 2p माइनस 2q इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2/5
multiplied by 2 raised to power 3, it will give you 2 raised to power 8 minus 2 raised to power 5 multiplied by 1 क्या हो जाएगा 2 raised to power 5 ओनली। अब कहता है कि आप इसको कंपेयर कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि देखो जब दो वेरिएबल है तो आपका दो इक्वेशन होनी चाहिए प्रॉपरली वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन आपके पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ कंपेयरिंग का ही ऑप्शन बचता है। वो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या होगा, देखो यहां पे 2 रेज़ टू पावर p है पहले, यहां पे 2 रेज़ टू पावर 8 है, तो अगर मैं कंपेयर करूं एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को, तो p की वैल्यू 8 आ गई, पीछे 2 रेज़ टू पावर q है, उधर 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो कंपेयर किया तो q की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो आपसे p और q की वैल्यू पूछी थी, p वाले सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट थे वो 224 ज्यादा थे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट q। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब मेरे को हर क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखोगा क्योंकि मैंने हेडिंग डाल दिया कि ये शॉर्ट है, आपके एग्जाम में पेपर में यही क्वेश्चंस आपके आते हैं घूम फिर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उस टाइम हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का। क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो आप कि आपको कह रहा है एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया टोटल 3000 कंज्यूमर्स पर, ठीक है, और रिपोर्ट किया कि 1860 कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ए को लाइक करेंगे और 1950 कंज्यूमर्स प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। तो मुझे बताना लीस्ट नंबर, देखो ये मैटर करता है, यहां पे लीस्ट नंबर पूछ लिया, दैट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर मैं टर्म्स के ऊपर जाऊं तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम कि नोटेशंस अगर मैं लूं, कह रहा है कि प्रोडक्ट ए को लाइक कितने मेंबर कर रहे हैं, आपको हो जाएगा 1860। ए को कितने पीपल ने लाइक किया 1860। अच्छा, बी को कितने ने लाइक किया, बी का आपका कितना हो गया 1950, ठीक है। अब आपको जब बोल रहा है ना कि बोथ द प्रोडक्ट्स, दैट मींस वो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास में ना हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था कि A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसको ना हमने समझने के लिए कुछ चीजें फिक्स कर ली थी कि कहीं पे बोथ लिखा होगा या एंड लिखा होगा तो वो इंटरसेक्शन है। अच्छा, कहीं पे टोटल वैल्यू दी होगी या फिर और लिखा होगा, ग्रुप लिखा होगा, एटलीस्ट लिखा होगा, तो वो मेरा यूनियन है। अच्छा, ये टर्म्स ना हम तब लेते हैं जब क्वेश्चन में 4 में से कोई 3 वैल्यू दे दे और 4th वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मैं टोटल वैल्यू, देखो यूनियन को मैं टोटल तब ले सकता हूं जब मुझे इसमें 4 टर्म्स है 1 2 3 4 में से कोई 3 दे दे और एक पूछ रहा है, तो इसको मैं टोटल वैल्यू ले लेता हूं। अच्छा, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है? ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको 3 वैल्यू दे दी और 4th पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसको, जैसे वो क्या दिया हुआ है, टोटल 3000 कंज्यूमर्स है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इसको टोटल 3000 कंज्यूमर्स मान के इसको यूनियन ले लूं, तो आपके हिसाब से अब क्या पूछा है, इंटरसेक्शन। तो क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि भाई 3 वैल्यू दे दी, मेरे को सिर्फ इंटरसेक्शन बता दो? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला लीस्ट नंबर बताओ मुझे इंटरसेक्शन का। एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, बोथ द प्रोडक्ट्स बताओ, लीस्ट नंबर बोल रहा है। अब इनइक्वालिटी कैसे इन्वॉल्व करे इसमें? तो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करने का ये तरीका है कि आपको जो टोटल वैल्यू है ना, उसे यूनियन मत लेना, उसको आप यूनिवर्सल सेट ले लो। दोबारा सुन लो, अगर मुझे 4 वैल्यूज दी है, चारों में से कोई 3 वैल्यू दे दे और 4th वैल्यू पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप टोटल वैल्यू को यूनियन कंसिडर करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज कैसे कर दिया, इस क्वेश्चन में पूछ लिया लीस्ट नंबर बताओ मुझे बोथ द प्रोडक्ट्स का। अच्छा, नीदर नॉर की बात कर ली उसने, ठीक है। अच्छा, सारी ही वैल्यूज दे दी, चारों ही वैल्यूज दे दी, अरे तो फिर पूछेगा क्या? कह रहा उस केस में टोटल को आप यूनिवर्सल सेट एज्यूम करो, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल तो यूनिवर्सल है ना। तो यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा बदल रहा हूं। वो क्या बदल रहा हूं कि ए और बी की तो डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल सेट में यहां पे 3000 ले रहा हूं, मैं यूनियन नहीं ले रहा। और अब यहां पर मैं यूनियन कैलकुलेट कर रहा हूं अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे इसमें मेरे पे दो ही वैल्यू है, कोई बात नहीं, वो दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लो आपके पास आ गया 1860 1950 माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा टोटल कर लो आप, यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, आपका 3810, एक मिनट, ठीक है, और ये आपका 3810 हो गया माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। टोटल आप देख लेना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैं फॉर्मूला यहां से हटा देता हूं। अब आप यूनिवर्सल और यूनियन का रिलेशन याद है आपको, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, यूनिवर्सल और यूनियन का वो क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको बोला था कि जो यूनियन होता है ना बच्चों, यूनियन जो होता है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो या तो यूनिवर्सल के इक्वल होंगे या फिर कम होंगे। ये बताया था मैंने आपको कि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है ना, तो यूनियन या तो यूनिवर्सल से कम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम हो गए उसके, या फिर इक्वल हो सकते हैं। इक्वल किस पॉसिबिलिटी में बताया था मैंने कि आपने सेट ऐसे ले लिए, सेट ए और बी, तो इन दोनों का यूनियन मिलके पूरा यूनिवर्सल सेट बना रहा है, उस पॉसिबिलिटी पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो अब ए यूनियन बी का वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप, 3810 माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू, बच्चों ये तो 3000 है, यूनिवर्सल की वैल्यू तो दी है ना 3000 आपको। चलो इसको इन इक्वेशन की तरह अगर मैं सॉल्व करूं, 3810 माइनस में 3000, यहां पे लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां पर फाइनली 810 आया एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 810, और ये साइन किसका है कि जो कॉमन वैल्यू है बोथ द प्रोडक्ट्स लाइकिंग की जो वैल्यू है इज लीस्ट 810, ठीक है, कम से कम 810 है, इससे ज्यादा तो हो ही सकती है, ठीक है। तो आप एक बार देखो, इसको अगर कॉपी करना आप कॉपी कर लो, अदरवाइज आपको नोट्स तो इसके मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज कनेक्ट करके चल रहा हूं मैं इसमें आपके साथ। आपको मैंने बोला है कि यूनिवर्सल कब लेना है, यूनियन कब लेना है, ठीक है, इसको समझो। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 में से 3 वैल्यू दे दी, 4 में से 3 वैल्यू मतलब कि ये 4 वैल्यू है ना, यूनियन, ए, बी, इंटरसेक्शन, चारों में से कोई 3 वैल्यू दे दी और 4th वैल्यू डायरेक्टली पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल वैल्यू को यूनियन ले लो। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी डाली है, कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, जैसे इंटरसेक्शन पूछ रहा था कि कंज्यूमर बताओ दैट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट, लेकिन लीस्ट साथ में डाल दिया, तो आप टोटल वैल्यू को बच्चों यूनियन मत लेना, टोटल वैल्यू को बड़ी वाले टोटल के इक्वल लेना, दैट इज यूनिवर्सल सेट की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखना। अच्छा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो आप। ए और बी दो सेट है जिसमें ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात कर रहा है, ए माइनस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट 20 प्लस एक्स है। अच्छा बी माइनस ए के एलिमेंट 3x है, ए इंटरसेक्शन बी का x प्लस 1 है। कह रहा है वेन डायग्राम बनाओ इसका, वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम की बात, तो वेन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, हम इसमें रेक्टेंगल बना लेंगे, प्रॉपर क्लोज रेक्टेंगल। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना दिया, ए और बी, ए यहां बना दिया, बी यहां बना दिया, ठीक है। तो इसमें a माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, ये आपका a माइनस बी का पार्ट होता है। लास्ट क्लास में वेन डायग्राम में बात की तो थी, ये आपका पार्ट b माइनस ए होता है, और जो बीच वाला पार्ट है ये आपका a इंटरसेक्शन b होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 20 प्लस एक्स है। देखो a माइनस बी सिर्फ इतना है ना, a माइनस बी, ठीक है। अच्छा b माइनस ए आपके पास 3x है, b माइनस ए ये वाला पार्ट है, b माइनस ए का मतलब ओनली b, a माइनस बी का मतलब ओनली a, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा कॉमन वाली वैल्यू
वो आपको दी हुई है, ये आपकी कॉमन वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको x+1 दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स समझ जाओगे आप। अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में भी वेन डायग्राम पढ़ा था बच्चों, इजी है ये। अब इसमें आपको क्या कहता है, वर्किंग में आपको क्या हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये आपको गिवन है, आपको गिवन है ए के अंदर जितने एलिमेंट है और बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो इक्वल है, ये गिवन है कंडीशन। तो एक वाले सर्कल में, ए वाले सेट में देखना कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ये कितना है 20+x, यहां तक ये सारा पार्ट कितना है 20+x, और ये पार्ट कितना है x+1, ये दोनों मिला के a बन रहे हैं ना, नहीं समझे, ये वाला सारा पार्ट आपका 20+x ये सारा, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये x+1 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कंप्लीट सेट A मिल जाएगा 20+x और यहां पर x+1। समझ पा रहे हो, फिगर देख के तो बात कर रहे हैं हम, इसमें हमने ये वाला 20+x और इसका जो कॉमन पार्ट है x+1, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे पूरे सेट A के अंदर जितने एलिमेंट है वो मिल गए। सेट B के सोचो, सेट B में कितना होगा भाई, ये कितना है, ये सारा पार्ट कितना है 3x है, और ये वाला पार्ट कितना है x+1, तो ये दोनों मिला के B के एलिमेंट मिल जाएंगे 3x प्लस x+1, x+1 से x+1 आपका कैंसिल हो गया, मतलब एक बेनिफिट है, कॉमन वाली वैल्यू आपकी हटी जाएगी। तो आपके पास क्या बचा 20+x इज इक्वल टू 3x, समझ गए ना। मान लो आपका x उधर चला गया माइनस में, 1 उधर चला गया माइनस में, 0 हो गया। अब क्या बचा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, नॉर्मल इक्वेशन है, तो आपके पास 20 इज इक्वल टू 2x आ गया, x की वैल्यू बिना गलती के 20/2 10 आ गई। क्लियर, ए पार्ट आपका हो गया, ए पार्ट आपका हो गया। अच्छा, बी पार्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, बी पार्ट आपको कह रहा है एन ए यूनियन बी बताओ, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का एक तरीका ये भी तो है कि या ये मैं ले लूं 20 माइनस, मतलब ये जो सारा पार्ट है ये a माइनस बी है, ये सारा पार्ट है a इंटरसेक्शन बी, ये सारा पार्ट है b माइनस ए, ये तीनों मिला के भी तो यूनियन दे रहे हैं। कल जब हमने प्रूफ किया था, किसका प्रूफ किया था, यूनियन के फॉर्मूले का, तो भी तो मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया था कि पहले वाला a माइनस बी ले लो आप, फिर आप इंटरसेक्शन ले लो बीच वाला पार्ट, और फिर आप b माइनस ए ले लो। बच्चों इन तीनों को मिला के क्लियरली थ्रू वेन डायग्राम मुझे दिख रहा है कि a और b का यूनियन मिल रहा है, मतलब उनका टोटल वैल्यू मिल रहा है, ये a माइनस बी, ये a इंटरसेक्शन बी, ये b माइनस ए, तीनों को मिला के यूनियन मिल गया। अच्छा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 20+x है, ठीक है। अच्छा, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी है, आपके पास x+1 है, और b माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3x है। सॉल्व करो इसे, आपके पास हो गया x प्लस एक्स और 3x 5x हो गया, और यह आपका 21 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, 20+x, x+1 और 3x, तो आपके पास 5x प्लस 21 आ गया। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आप 10 कैलकुलेट कर चुके हो, फाइनल आंसर इज 71, ठीक है, यूनियन आपका 71 है। तो क्लैरिटी हो रही है, जो कंसेप्ट पढ़े थे वो ही सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं पढ़ रहे, बस हाँ जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें इसको स्टार्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेन डायग्राम। चलो ये आप खुद सोचो, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, लेक्चर नंबर 3 में हमने इसके बारे में बात की थी, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 2 में भी बात की थी, देख के याद आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो जरा। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे यही तो दिया हुआ है, मतलब देखो इक्वल सेट होते हैं ना ये, आपको इसका वेन डायग्राम पूछ रहा है और मैं इसका वेन डायग्राम आपको बता चुका हूं, तो हम एक काम करते हैं उसी को एक बार याद कर लेते हैं। क्या था ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट हमने बना दिए, ए और बी। आपको कह रहा है ए यूनियन बी, ओवरऑल तो आपसे ये मांग रहा है, इसको सोचो या उससे बेटर ये सोच लो ना
क्योंकि इसका वेन डायग्राम तो हमने पढ़ा हुआ है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों सेट मिला के, और उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, उसको छोड़ के। तो कह रहा है ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट आपका किसका वेन डायग्राम है, हाईलाइट करना होता ना, ये किसका वेन डायग्राम है, कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का है वेन डायग्राम, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। बात एक ही है, आपसे ये पूछ रहा है तो ये बना दो, ये पूछ रहा है तो भी यही बनेगा। अच्छा, सोचने में इससे इजी रहता है कि अगर आप सोचो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में सारा लेना है, लेकिन ए और बी का यूनियन नहीं लेना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है। रिवर्स केस, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड वाला केस, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड केस क्या कह रहा है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ मुझे क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। अच्छा, यहां पे हमने वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो वो किसको देख के कर रहे हैं कोशिश, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए और बी का, भाई ये होता है ये वाला पार्ट, पता है ना, कॉमन वाला पार्ट, कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका मतलब इस बार क्या लेंगे हम, ये लो स्पीड में, लेकिन यहां पे कॉर्नर पे आके स्लो हो जाओगे, अंदर नहीं जाना चाहिए कॉमन केस के। ये लो, ये पूरा हाईलाइट कर दोगे पूरा, कौन सा पार्ट बचना चाहिए, ये वाला। तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछे, दोनों का सेम है वेन डायग्राम, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है भाई। तो इसको सोचने में दिक्कत आती है, इसको सोचने में दिक्कत थोड़ी है। ये तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन वाला पार्ट, उसको छोड़ के बाकी सारा ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट में। ठीक, चलो एक वेन डायग्राम लास्ट हम 3 सेट का कर लेते हैं। अच्छा, 3 सेट के बारे में बात तो कर चुके हैं हम, ये हम बनाते 3 सेट, है ना। ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। अच्छा, ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए और बी में कॉमन देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, कर दूं थोड़ा सा हाईलाइट, ए और बी का कॉमन ये है। और ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन ये है। क्लियर, ए और बी का कॉमन पार्ट ये, ए और सी का कॉमन पार्ट ये। अच्छा, यूनियन मतलब दोनों लेने हैं, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, इसको भी हाईलाइट कर दिया, और तो कुछ भी नहीं करना, और तो कुछ भी नहीं करना, यूनियन लेना ना, यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो ए और बी का, ए और बी का ये वाला पार्ट था, ठीक है, ए और बी का ये पार्ट है कॉमन, और ए और सी का ये पार्ट है। तो मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया अच्छे से, तो ये वेन डायग्राम बन गया, क्योंकि टोटल लेना है, तो हमने ये टोटल ले लिए दोनों के। ठीक, क्लियर हुआ वेन डायग्राम। चलो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, लेवल अभी इंक्रीज करेंगे। ये भी आपका इजी है, ये क्वेश्चन भी अभी इजी है, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसमें मेरा जो अभी मैं बहुत देर से आपको यूनियन और यूनिवर्सल के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इस क्वेश्चन में भी वो लड़ाई वापस आएगी। जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, 500 कार ओनर्स है जिनको हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें 400 कार ए वाले ओनर थे, 200 कार बी वाले ओनर थे, और 50 बोथ, दोनों को ओन करते हैं। तो इसमें वही वाली बात आ गई, छोटी अगर हम बात करें, कह रहे हैं ए वाले 400 कार ओनर्स है, चलो मान गए आपकी बात, बी वाले 200 कार ओनर्स है, कह रहे दोनों वाले ए इंटरसेक्शन बी वाले 50 है। तो कह रहे हैं जो 500 है क्या दिया हुआ है, ये तो टोटल है, तो क्या मैं इसको यूनियन ले लूं? अगर मैं इसको यूनियन ले लूं तो भाई निकालना क्या है फिर? अगर मैं गलती से इसको यूनियन ले लूं, कह रहे डेटा करेक्ट है या नहीं है वो बता दो। अरे तो भाई फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा अगर इसको यूनियन ले लूंगा? तो जब चारों चीजें दे दी तो इसका मतलब टोटल वैल्यू यूनियन नहीं है, वो यूनिवर्सल है। यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये मुझे यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो बात समझने की कोशिश करो। जब चारों वैल्यू दे दी तो टोटल को यूनियन ले लिया तो आपके हाथ बन गए, आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, इसको आप यूनिवर्सल ले लो, टोटल वैल्यू यूनिवर्सल भी होती है। कह रहा आप यूनियन का फॉर्मूला लगा लो। अब आप यूनियन का फॉर्मूला लगा सकते हो ना। उस केस में फॉर्मूला लगाते तो क्या होगा, सारी वैल्यूज आपके पास है तो फाइंड क्या करोगे, समझ आ रही है अब बात? तो
इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो कि यूनियन लेना है या यूनिवर्सल लेना है। अच्छा, ए की वैल्यू 400, बी की वैल्यू 200, इंटरसेक्शन 50, सॉल्व करा 550 आ रहा है, मतलब मेरे पास यूनियन की वैल्यू आ गई 550। अच्छा, बट यूनिवर्सल कितना है बच्चों? 500। ये तो दो क्लासेस से जो हम शोर मचा रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल की वैल्यू यूनियन से ज्यादा होती है या बराबर हो सकती है ना। हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट कि भाई जो यूनियन है वो हमारा यूनिवर्सल से या तो कम होगा या इक्वल होगा, और यहां पे क्या आ रहा है? यूनियन की वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, यूनियन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, हमें ये दिया हुआ है, तो क्लियरली हम यहां पे लिख देंगे क्लियरली यूनिवर्सल, यहां पे जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो ए यूनियन बी की जो वैल्यू मैंने निकाली है 550, वो ज्यादा आ रही है यूनिवर्सल से। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, तो डेटा इज इनकरेक्ट। मतलब वो कह रहा है टोटल पॉसिबिलिटी ही आपकी कितनी 500 की है, तो तुम्हारा दोनों को मिला के 550 कैसे आ रहा है? डेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, मिसलेनियस का। अच्छे क्वेश्चन है सारे, आपको यूनियन और यूनिवर्सल में जो प्रॉब्लम रहती है इन क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक सारे इजी क्वेश्चन थे, क्लियर हुए? ठीक है, इसमें भी हमारे पास यूनिवर्सल और यूनियन की कहानी थी, और 5th पेज पे आके भी हमने वो कहानी रिपीट की, यहां पर भी। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहां पर हमारे पास फिर से 3 सेट के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे वो सामने आ गया वापस। ठीक है, 3 सेट वाला कॉन्सेप्ट हमारा सामने आया। ठीक है, तो पढ़ते जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 3 स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, एक आपका फुटबॉल हो गया, ठीक है, एक फुटबॉल हो गया, एक बास्केटबॉल हो गया, और एक आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है। मैंने तीनों सेट को एक एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे जो चीजें हम लिख सकते हैं, और या फिर मैं इसको एक काम करूं, इसको मैं ऐसे ले लूं, ए नोटेशन वही ले लेंगे। ए सेट को मैंने ले लिया जो फुटबॉल को प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप स्टेटमेंट बना सकते हो। अच्छा, बी सेट मैंने क्या ले लिया, जो बास्केटबॉल को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और सी मैंने क्या ले लिया, जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। चलो बच्चों, यहां तक तो बात बिल्कुल ओके है। अब आपको प्लेन इनको मेडल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। मैं पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, आप एक बार रीड कर लो आप पूरा क्वेश्चन, लेकिन जो इनिशियल वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं वो तो लेना शुरू करें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल, मतलब सेट ए में कितने हैं मेंबर्स? 38। अच्छा जी, सेट बी बास्केटबॉल में कितनों को मिले हैं मेडल्स? 15, ये भी ठीक है। अच्छा, क्रिकेट में कितने बच्चों को मिले हैं? 20। और कोई डेटा है? इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल, देखो यहां पे टोटल को यूनियन लिया जा सकता है, सोचते अभी उसके बारे में। एंड 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। अच्छा, यहां पे लाइन डाल के ऑल द 3 स्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन है वो 3 दी हुई है वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू आपकी 3 दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा आपको देखो सारी वैल्यूज तो नहीं दी ना, यूनियन और यूनिवर्सल की कहानी क्या थी कि सारी वैल्यूज दे दे तो टोटल को आप यूनिवर्सल ले लो। यहां पे सारी वैल्यूज तो नहीं है, इसमें दो के इंटरसेक्शन मिसिंग है, तो इस केस में मैं यूनियन को ले सकता हूं। यहां पे 58 जो टोटल मैंने उसको मैंने यूनियन ले लिया तीनों का। ये सिस्टम समझ आया आपको? ये सिस्टम समझ आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कॉलेज ने फुटबॉल वालों को, बास्केटबॉल वालों को, क्रिकेट वालों को इतने इतने मेडल दे दिए, टोटल इतने परसेंट थे, इतने मतलब टोटल इतने मेडल दिए गए। अच्छा, जो तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले 3 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनों को एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल रिसीव हुए हैं, 2 स्पोर्ट्स में। अच्छा, 2 स्पोर्ट्स का मतलब यहां पे क्या आ रहा है कि जैसे मान लो ए और बी दोनों में मिले, जैसे इसमें याद है सिंबल हम असाइन करते थे, मैं सिंबल असाइन करूं यहां पे इस रीजन को, सिर्फ कौन से रीजन को, सिर्फ ये वाले रीजन को मैंने ए ले लिया। अच्छा, इधर को बी, इधर सी, ये डी, ये ई, ये एफ,
और ये G। मतलब आपको पता चल रहा है ये G की वैल्यू तो आपको मिल भी गई, इस बार दी हुई है आपको। ऑल द 3 स्पोर्ट्स की वैल्यू G है, वो तो आपको दी हुई है। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 स्पोर्ट्स में कितने मेडल्स मिल रहे हैं, तो 2 स्पोर्ट्स वाले कौन कौन से हो गए, ये देखो ध्यान से, डी ऐसे कॉमन एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, ई और एफ। मतलब इन शॉर्ट आपको डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू बतानी है, डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू बतानी है। अब एक काम करते हैं, देखो इन सब चीजों से जो हमें एक फॉर्मूला पता है वो लगाने की कोशिश करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यूनियन का फॉर्मूला पढ़ लो एक बार, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, विद प्रूफ हमने डिस्कस किया था, है ना। आपको ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी, फिर दो की इंटरसेक्शन माइनस की थी पेयर वाइज, ए और बी और सी और ए, इनकी इंटरसेक्शन, और जो तीनों का इंटरसेक्शन था उसे प्लस कर दिया था हमने। ठीक है, यहां पे मैं फिर से सिंबल बना देता हूं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी है, ये ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये डी ई एफ और जी। ठीक है, तो देखिए जरा कौन कौन सी वैल्यूज इस बार आपके पास है। यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू मुझे 58 दी हुई थी, वेरीफाई कर सकते हो आप, 58 थी तीनों की यूनियन। अच्छा, फिर 38, 15 और 20, ये 3 वैल्यूज भी आपको गिवन है। मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 38, बी बास्केटबॉल है कितने थे, 20, और नहीं ये 15 था, बी वाला आपका 15 था और ये आपका 20 था। अच्छा, मुझे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी नहीं पता, और ना ही सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू पता नहीं है मेरे पास। तो पता है क्या, ये इसकी वैल्यू तो है, तीनों को कॉमन तो 3 दिया हुआ था, देख लो वेरीफाई कर लो। ए में 38 थे, बी में 15 थे, सी में 20 थे, और तीनों का कॉमन 3 था और टोटल वैल्यू 58 थी। ठीक है, जो वैल्यूज पीछे हमने सब्स्टिट्यूट की है इस पे हम काम करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं ये वैल्यूज ना ऐसे नेगेटिव में दी है, काम करते हैं इन तीनों नेगेटिव टर्म्स को इधर ले आए लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में ले आऊं मैं, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। अच्छा जी, तो इक्वल टू में क्या बचा, आपको कह रहा है 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 और माइनस में 58। लो भाई 58 को भी तो बुलाओगे इधर, क्या कहते हो, क्लियर हुआ ये, सोल्व करो इसे, लो सोल्व कर लो, कितना हो गया, 38 प्लस 20 58, 58 माइनस 58 तो उड़ गया, ये 18 आ गया, ये आपकी वैल्यू 18 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, इन तीनों की, दो का जो इंटरसेक्शन था ना, उनका जो सम है तीनों का, वो आपका 18 आ गया। क्लियर। अब भाई ए और बी का इंटरसेक्शन देख के मुझे बता दो, वेन डायग्राम में ए और बी का इंटरसेक्शन देखो जरा, कौन कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो, ध्यान से देख के बताना। ए और बी को अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये ए और बी में कॉमन क्या है, डी और जी। ठीक है बच्चों, जागते रहना, आगे जाके मैं मेंस के क्वेश्चन उठाने वाला हूं। ठीक है, इसको लगातार देखोगे तो काफी सारी चीजें अच्छी क्लियर हो जाएगी आपकी। ए और बी में डी और जी ले लिया मैंने। अच्छा, बी और सी में कॉमन क्या बच्चों, बी और सी में देखो ध्यान से, ये वाला पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला ए और बी में ये कॉमन था। अच्छा, बी और सी में क्या कॉमन है, ये एफ और जी। सिमिलरली ए और सी में कॉमन क्या है, ई और जी। ठीक है, तो मेरे पास बी और सी में क्या कॉमन लिया मैंने, एफ और जी। इसमें कॉमन क्या है, ए और सी में ई प्लस जी इक्वल टू 18। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया, फाइनल स्टेज पे हम आंसर की, हमने दिया हुआ डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3 टाइम्स जी इक्वल टू 18। अच्छा बच्चों, पीछे याद है लास्ट पेज पे जी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तीनों में जो कॉमन है वो 3 दिया हुआ था, अगर आप भूल नहीं गए तो। ये देखो, तीनों में जो कॉमन था वो 3 था, और तीनों में कॉमन तो जी है, इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई थी। तो लो हो गया, क्या हुआ इसमें, डी प्लस ई प्लस एफ, ये 9 हो गया ना, 18 माइनस 9, इसको उधर भेज दिया, आंसर इज 9। आंसर इज 9, किसका आंसर 9 है, डी प्लस ई प्लस एफ का आंसर 9 आ गया,
और डी मैंने आपको क्या बताया था, ये वो स्टूडेंट्स है जिनको ए और बी दोनों में मेडल मिला। ये ए और बी दोनों में मेडल रिसीव कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे इंटरसेक्शन तो मत लिखो, ए और बी में रिसीव कर रहे हैं। ई वाला क्या होगा, ए और सी में रिसीव कर रहे हैं, और एफ वाला क्या हो गया, बी और सी में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और जो तीनों में रिसीव कर रहा था जी, उसे हमने हटा दिया, क्योंकि हमसे पूछा है अब वो स्टूडेंट बताओ हु रिसीव मेडल एग्जैक्टली इन 2 स्पोर्ट्स। तो दो स्पोर्ट्स वाले डी प्लस ई प्लस एफ था, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 9। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। वेन डायग्राम के जो कल बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। आज आपने क्या किया, इसमें थोड़े से चीजें कंडीशंस के साथ आपको मिलनी शुरू हो गई। वेन डायग्राम पे प्रॉपर हम बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा किस लेवल पे है, इसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। वेन डायग्राम तो यूज़ होगा ही होगा, इसमें वेन डायग्राम यूज़ होगा, कैलकुलेशंस है, एक्स ओनली वाई ओनली। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, जब तक नहीं पढ़ोगे वो फील नहीं आएगा आपको। ठीक है, लगातार आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे टाउन है 10,000 फैमिलीज का, 40% फैमिलीज उसमें न्यूज़पेपर एक्स को बाय करती है, 20% फैमिलीज आपका वाई न्यूज़पेपर बाय करते हैं। ठीक है, बाय करते हैं, 10% आपका जेड न्यूज़पेपर बाय करते हैं। फिर डेटा आगे बढ़ता जा रहा है, 5% एक्स एंड वाई, 3% वाई एंड जेड एंड मतलब इंटरसेक्शन, 4% बाय एक्स एंड जेड। अच्छा, 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय। ठीक है, नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। क्वेश्चन मुझे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो काम तो करना पड़ेगा इसमें। चलो वर्किंग तो इसमें करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, टोटल फैमिलीज 10,000 है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि एक्स न्यूज़पेपर कितनी फैमिलीज पढ़ती है। एक्स न्यूज़पेपर के लिए कितना था आपके पास, 40%, 40% ऑफ 10,000। कोई डाउट थोड़ी है इसमें, टोटल 10,000 दिया तो उसका 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा। ठीक है, 4,000 हो गया आपका। क्लियर? अच्छा, वाई वाला, वाई के कितने दिए हुए हैं, वाई में 20% है, 20% ऑफ 10,000 कितना होगा, 2,000। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं 20/100 करके बच्चों, ये तो सॉल्व आप कर ही लोगे। अच्छा करें, अब स्पीड बढ़ाते हैं। जेड वाले कितने हैं, जेड वाले दिए 10%, 10% ऑफ 10,000 1000 ही होगा। ठीक है, डेटा और मुझे दिया हुआ है 5% एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का मतलब कितना है मेरे पास, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। एक्स एंड वाई का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए बच्चों। यहाँ पे ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, 3 सेट मैंने बना दिए। मुझे वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, पीछे आगे पीछे हमें पेज लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, करना तो पड़ेगा। यहाँ पे वाई और जेड का इंटरसेक्शन। ठीक है, वाई और जेड का इंटरसेक्शन। अच्छा, जेड और एक्स का इंटरसेक्शन, और कह रहा है तीनों का इंटरसेक्शन। जो जो वैल्यूज दी है वो हम लिख देते हैं। वाई और जेड में मुझे कितना दिया बच्चों, वाई और जेड का मुझे दिया 3% और उसका 4%, 3, 4 और 2। ठीक है, 3%, 4% और 2%, सबका 10,000 का तो देखना है, 10,000। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 300, ये वैल्यू आ गई 400 और ये वैल्यू आ गई 200। अच्छा देखो, इसमें ना आपसे बोल रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि आप मुझे बताओ एक्स ओनली, जो सिर्फ एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ओनली, एक्स वाला पूरा सर्कल नहीं, जो सिर्फ एक्स का पार्ट। अच्छा, वाई ओनली और नन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो नन वाला पार्ट आ गया। नन वाले पार्ट में बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम ना इसका यूनियन निकाल लेते हैं। मैंने कहा था ना नीदर नॉर वाला क्वेश्चन आएगा, तो जो टोटल वैल्यू है उसे यूनियन मत लेना। अब तुम इसको यूनियन मत मान के चलना, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि नन पूछ लिया। तो आप पहले इसमें यूनियन निकालो। ठीक है, मैं सी वाला पार्ट पहले कर रहा हूं, मैं सी वाला पार्ट पहले कर रहा हूं। सी वाला पार्ट क्या होगा कि मैंने कंसिडर किया एन यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या करेंगे, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, फिर वाई और जेड का इंटरसेक्शन, और जेड और एक्स का इंटरसेक्शन, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर देंगे। यही होता है ना। चलो एक्स में कितना था, एक्स वाई जेड की वैल्यू ले ले, 4000 2000 और 1000, ठीक है। 4 2000 1000 था। अच्छा इन दोनों का कॉमन 500 था, इसका 300 है, इसका 400 और ये तीनों का कॉमन 200। सिंपली वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप कर लोगे, सॉल्विंग तो है, कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पे कितना आ गया, 4 + 2 6 7000 हो चुका है ये। और यहां पे कितना हो गया, 5 और 3 आपका कितना हो गया, आपका 8, ठीक है। और ये हो गया 12 और प्लस 200 है। क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार प्लीज देख लेना, आपका 1200 ये आ गया, 6000 आ गया ओवरऑल। तो ये वो पर्सन हो गए जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, कम से कम। यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द सेट। अब उसने मुझे बोला है, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम पड़ रही है पर सॉल्व हो जाएगा आराम से। वो जगह कैसे कम पड़ रही है, मेरे को सी पार्ट बोल रहा था। सी पार्ट में मुझे बोल रहा है कि भाई ना तो एक्स पढ़े वो, ना ही वाई पढ़े और ना ही जेड पढ़े। भाई कुछ नहीं पढ़ना चाहता ये, कुछ ना पढ़े। तो उसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से मैं उनको हटा दूंगा जो कम से कम एक पढ़ते हैं। लॉजिक लगा। यूनिवर्सल सारे बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, उसमें से मुझे पता है कि 6000 पर्सन ऐसे है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कह रहा है 10,000 में से उन 6000 को हटा दो तो तुम्हारे पास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ नहीं पढ़ते। तो यूनिवर्सल आपका 10,000 था और यह आपने यूनियन निकाला 6000, ये 4000 वो हो गए जो कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा प्लीज कैलकुलेशन में अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। ये सारे क्वेश्चन ही आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आपका सारा कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट में शुरू कर रहा हूं, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, आपको सॉल्विंग नहीं आएगी ना ज्यादा, कॉन्सेप्चुअल देख के क्वेश्चन आपको लगाने वहां पे, सॉल्व कर मतलब सॉल्व नहीं करना, कॉन्सेप्ट लगाने वहां पे। अच्छा इसके अंदर अब मुझे बोल रहा है एक्स ओनली और वाई ओनली का मेरे को आंसर दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, वही वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इसे मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। अच्छा कुछ जगह आपको ना हर चीज के फॉर्मूले देगा। फॉर्मूले तुमने नोट किए, मैंने 2 ही बताए हैं, एक 3 का यूनियन का, एक 2 का यूनियन का। बाकी हम वेन डायग्राम से कर रहे हैं, वो बेस्ट रहता है। तो अब अगर मैं पीछे देखूं ना तो यहां पे x में 4000 है, तो x के अंदर आपके जितने एलिमेंट्स हैं वो आप ले लो। जैसे हमने कल किया था, आप जितने भी एलिमेंट है, मैं दोबारा करके दे रहा हूं, x में कितने एलिमेंट है, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी। लिख दू यहां पे, ये क्या है आपके पास, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी। सिमिलरली y में कितने एलिमेंट है, b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, देख पा रहे हो, b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। वेरीफाई कर लो आप, y में क्या है, y में क्या है, b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। अच्छा z में क्या है, z में c प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। मतलब सारे एलिमेंट उस सर्कल के, c प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, x और y में कॉमन क्या है, x और y में, x और y का कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, ये x और y का कॉमन है। कौन से 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, d और g। आपको दिख रहे हैं d और g। अब हमें वापस आने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, यहां पे लिखेंगे y और z में कॉमन क्या है, y और z का बच्चों ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये तो जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, f और g। यहां पे आप ले लोगे f और g। प्लीज x और z का देख के बताओ, e और g। और भाई तीनों में कॉमन क्या है, यही हमें चाहिए, हमें g मिल गया। g के तीनों में कॉमन g है ना, जो तीनों में कॉमन है उसकी वैल्यू मुझे दी है 200। यूज करना शुरू करो। अगर g की वैल्यू 200 है, ये 200 उधर जाएगा माइनस में, e की वैल्यू भी 200 मिल गई। अच्छा g की वैल्यू अगर 200 है, उधर जाएगा f की वैल्यू 100 मिल गई। ठीक है, थोड़ा वही है, सॉल्विंग में हमें आगे पीछे देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, g की वैल्यू 200 है, यहां पे g की वैल्यू 200 रखी तो d की वैल्यू कितनी आ गई,
डी की वैल्यू कितनी आ गई 300, 200 माइनस हो गया। अब मुझे सी की वैल्यू निकालने के लिए ई एफ जी चाहिए। ई एफ जी का टोटल कर देते हैं पीछे जाके। ई एफ जी देखो 200 प्लस 200 400 और एफ 100 500 500 हमें यहाँ पे देखा, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई 500 500 उधर जाके माइनस में सी की वैल्यू कितनी दे जाएगा आपको 1000 में से 500 माइनस किए 500 ही आ रहा है। अच्छा बी की वैल्यू निकालने के लिए डी एफ जी चाहिए। क्या चाहिए डी एफ जी, डी 300 है, डी एफ जी डी 300 है, एफ 100 4 हो गया 400 और जी 200 है 600 हो गया। ठीक है 3 प्लस 100 और 200 600 हो गया। 600 अगर मैं उधर माइनस करता हूं तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों मुझे 1400। लास्ट वर्किंग का लास्ट पॉइंट डी प्लस ई प्लस जी चाहिए। डी प्लस ई प्लस जी, डी 300 है, ई 200 500 और जी भी 200 है 700। इस बार आप 700 माइनस करोगे। 700 अगर इसमें ये टोटल वैल्यू 700 आ रही है ना, उधर जाके माइनस हो गया तो ए आपके पास कितना आ गया 3300। फाइनल पूछा क्या बच्चों एक्स ओनली। एक्स ओनली, एक्स ओनली वाला कौन सा पार्ट है? एक्स ओनली वाला कौन सा पार्ट है? ए पार्ट कह रहा है एक्स ओनली। एक्स ओनली मतलब सिर्फ ए सिंबल, और ए सिंबल की वैल्यू अभी कितनी निकाली तुम लोगों ने 3300। ए पार्ट हो गया। बी में बोल रहा है वाई ओनली। वाई ओनली का बताना कौन सा लेटर मैच कर रहा है? वाई ओनली बोलो। वाई ओनली में बी है और बी कितना निकाला था 1400। बी आपका 1400 मिला है। ठीक है तो क्लैरिटी हुई। इसी तरह से वो मेरे से बोल देता है जेड ओनली तो मैं स्मॉल सी बता देता। ठीक है ए और बी पार्ट सी पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिया। मतलब इसमें कुछ भी पूछ सकता आप। आपने जब सारे अल्फाबेट्स के लिए निकाल ली ना स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी पूछ सकता है। आप डायग्राम में देखकर कनेक्ट करके आंसर्स डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है ये वेन डायग्राम की सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का। ये बहुत मेजर डाउट होता है कि 3 सेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप जो वर्किंग मैंने आपको सिखा दी, 2 लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, लास्ट लेक्चर में भी कराया था, आज वाले लेक्चर में भी मैंने इसको रिपीट किया पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो थोरली, ये कभी गलत नहीं होता। हाँ ये देखो अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। अब कॉम्पिटिटिव पे बात करते हैं। क्वेश्चन छोटा है, इजी है ये वाला। अब मैंने बोला वर्किंग कम होगी बच्चों, आपके पास वर्किंग कम होगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना है। हमने एक सर्वे किया, 79% पीपल लाइक एप्पल, फिर 65% लाइक ऑरेंज। तो कह रहा है कितने परसेंट है हु लाइक बोथ। अच्छा हमें ज्यूम कर रहे हैं कि हर एक बंदा कम से कम एक फ्रूट को तो लाइक करता है, मतलब नन वाला कोई नहीं है इसमें। नन वाला कोई नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्सल की बात नहीं हो रही, इसमें यूनियन की बात हो रही है। तो इसमें ना देखो मैंने क्या किया, जैसे ए है एप्पल, तो मैंने ना इसमें एक एग्जांपल ले लिया कि परसेंटेज की बात हो रही है तो टोटल परसेंट, टोटल मतलब यूनियन। तो टोटल परसेंट में 100 मान के चल रहा हूं तो ए यूनियन बी में कितने हो गए 100% हो गए। एक एग्जांपल, एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, जैसे परसेंटेज में नहीं करते हम, परसेंट मुझे निकालनी है तो टोटल मैंने 100 ले ली, तो 100 पीपल ले लिए, 100 पीपल ले लिए जो कम से कम एक फ्रूट को तो लाइक करते हैं 100 पीपल। अच्छा ए 79% है तो दैट मीन्स 100 में से 79 एप्पल को लाइक करते हैं। अच्छा बी आपका ऑरेंज वाले कितने हैं 65, तो 65 पीपल आपके ऑरेंज को लाइक करते हैं। ये मैंने एप्पल वाला केस ले लिया, ये मैंने ऑरेंज वाला केस ले लिया। ठीक है ये 100 कहां से आया मैं लिख देता हूं, कभी रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए। टोटल परसेंट 100 होती है ना, तो उसका नंबर मैंने 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है अब यूनियन का प्यारा सा फॉर्मूला जो कि आपको रट चुका है, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन बी, है ना। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका है। तो यहाँ पे यूनियन टोटल वैल्यू 100 ली है, ये 79 है, ये 65 है, और माइनस में हु लाइक बोथ मतलब इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों इसको बड़े प्यार से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को, माइनस वाले को इधर ले आओ प्लस में, और यहाँ पे क्या बचा 79 प्लस 65 और 100 इधर मैं माइनस में ले आया। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है, ये 14 हो गया और ये 144 माइनस में 100, ये कितने आ गए, कितने लोग दोनों लाइक करते हैं, कितने लोग दोनों लाइक करते हैं। आप बोलोगे 44, तो उसने तो परसेंटेज पूछी है। जब मैंने टोटल परसेंटेज 100 ली थी और मैंने बोल दिया था कि टोटल पीपल 100 है, तो इसमें अगर टोटल यहाँ पे
मतलब जो दोनों को लाइक करते हैं 44 पीपल आए हैं, तो परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे लिख सकते हो आप लास्ट में, इस पे 44 में मत छोड़ना, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक्ड बोथ, आप क्या लिखोगे 44। ये बताना कि ये परसेंटेज है, वैल्यू नहीं है किसी नंबर की। नंबर तो हमने एज्यूम किया था कि 100% टोटल है, तो भाई 100 ही बंदे हो गए बस टोटल। हाँ क्लियर हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था, परसेंटेज पे बेस टोटल परसेंटेज आप 100 लेके कर सकते हो। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, स्टार क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये तो आपका मतलब अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखोगे तो इसके 10 तरह के सॉल्यूशन दिए हुए जिसमें समझ आपको एक नहीं आएगा। कोशिश करना समझने की। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की थी लेक्चर नंबर 2 में, जब ऑपरेशनल सेट था ना लेक्चर नंबर 2 में, तो ऑपरेशनल सेट में सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की थी। सिमेट्रिक डिफरेंस आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ रेफरेंस बुक्स में है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आप बुक में क्वेश्चन नहीं है ये, आप बात करोगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी होता क्या था, आपको पहले वो याद दिलाता हूं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलो अब इन पे तो नंबर की बात कर दी उसने, तो नंबर अप्लाई कर देते हैं पहले। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है और बी माइनस ए का जो डिफरेंस है, उन दोनों का टोटल ले लो आप। अच्छा, तो नंबर अप्लाई करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है तो हमने नंबर अप्लाई कर दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन, आप कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यूनियन का मतलब ना, यूनियन का मतलब मैथ्स में प्लस होता है। यूनियन का मतलब अगर मैथमेटिकल सिंबल लोगे उसका, जैसे यूनियन का मतलब और था ना, और मतलब क्या होगा, ए के भी ले लो प्लस बी के भी ले लो, टोटल बात करते हैं ना, यूनियन का मतलब टोटल था। तो यहाँ पे यूनियन को जब तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे प्लस लगा दोगे। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए, यहां पे आपको बोल रहा है कि ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। कह रहा है ए वाले सेट में से ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो, ये मैंने बताया था आपको। ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है क्या होगा, ए माइनस बी आपको याद दिलाऊं, ये ए है ये बी है, ये ए ये बी। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ये ए माइनस बी की शुरू में भी तो लिया था, तो वो पूरे ए में से ये वाला पार्ट हटा दो तो ए माइनस बी बच गया। अच्छा, बी माइनस ए में क्या होगा, बी माइनस ए में इसकी बात कर रहा है वो सिर्फ, तो वो कह रहा है पूरे में से, इस पूरे बी वाले में से ये हटा दो, और ये क्या है बीच में, इंटरसेक्शन कॉमन दोनों का, तो बी वाले सर्कल में से आप इसको इंटरसेक्शन को हटा दो। लो, तो इसको सॉल्व करके क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, ये 2 बार आ गया, ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर ना आपका क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन तो है ही नहीं है, आपको बोल रहा है कि ए और बी के 2 सेट दे दिए, क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप, ठीक है, ए और बी के 2 सेट दे दिए, उनके अपने अपने नंबर दे दिए, और सिमेट्रिक डिफरेंस की कितने वैल्यूज हो सकती है वो ये पूछ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो मैंने सिर्फ आपसे बात की, अगर आपको सिर्फ ये दिखाया कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया, अब आपको कहता है कि उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। पॉसिबल वैल्यूज में क्या होगा कि आप चेक करोगे कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम वैल्यू है, किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला जो सेट होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला जो सेट होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखो, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं किसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल बी मतलब इसे डेल्टा भी बोलते हैं और सेट्स में इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। कह रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, कह रहा जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, देखो माइनस वाली चीज अगर कम से कम हो तो भाई ये अपने आप प्लस करके ज्यादा वैल्यू हो जाएगी ना, लॉजिक समझे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अच्छा ये दोनों प्लस में हो रहे हैं, ये दोनों एडिशन में है, और एडिशन में है तो इनमें नंबर है, नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है, तो यहां पे ये दोनों आपके प्लस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है क्या, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट मैं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाह रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई हमारे पास वी शुड यूज, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, वी शुड यूज मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 0।
अरे भाई ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, डिसजॉइंट सेट है ये दोनों आपस में, तो ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम थोड़ी हो सकता है कि ए और बी में कुछ कॉमन आया ही नहीं तो जीरो हो गया। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ले ली मैंने, तो बच्चों यहां पे एन ए डेल्टा बी का मैक्सिमम आंसर क्या होगा, मैक्सिमम आंसर क्या होगा? देखो यहां पे उसका जीरो आ गया, तो इसका आंसर मैक्सिमम क्या होगा? एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25, ये ए में 15 है, ए की 15 वैल्यू है और बी की 25 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 40 आ गई, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अगर मैं मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचूं, इसके मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसके बारे में सोचूं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मैक्सिमम वैल्यू यूज करेगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वी शुड यूज, समझ पा रहे हो ना आप, वी शुड यूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई, तो ये माइनस हो रहा है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सम मिनिमम आएगा। अब ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है मैक्सिमम कब होगा? देखो ए में 15 एलिमेंट है, बी में 25 है, तो इसमें ये तभी हो सकता है जब ए आपका बी का सबसेट हो, मतलब ए के 15 एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम कॉमन हो गए ना, तो मैक्सिमम कॉमन हो गए, वो वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो गई हमारी? 15। आपको मैंने ये बता दिया जब ए इज सबसेट ऑफ बी, ये वो वाली पॉसिबिलिटी में हो गया। अब अगर मान लो ये 15 है, अगर ये मान लो 15 है, तो अब वो कहता है आपको, अब फाइनली आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जैसे मैंने मैक्सिमम निकाली थी, अब मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लास्ट पॉइंट पे बच्चों में ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आया था, ठीक है। ऊपर वाले केस में ए कितना था? 15, बी कितना था? 25, और यहां पे इसकी वैल्यू 0 ली थी इस केस में, तो देखो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये 25 लिया था, -2 × 0 लिया था, और यहाँ पे 40 आ गया था, ठीक है। यहाँ पे इसको और अच्छे से, क्योंकि जब नोट्स आपके पास आएंगे तो आपको पता होगा ये कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 ली गई है। इसकी वैल्यू 0 कैसे ली गई थी? 25, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है ए के अंदर, ये 25 था, -2 × 0, इसका आंसर 40 आया था। और यहां पे इंटरसेक्शन की वैल्यू 15 है, ठीक है, ये 15 हो गई वैल्यू यहां पे। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर क्या कर रहे हो? 40 - 30, यहां पे 10 आ गया, 10 आ गया। लास्ट पॉइंट पे हूं मैं इसमें अब, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आपको बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन, ये जो आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू 10 और 40 के बीच में आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू 10 और 40 के बीच में आ रही है। अच्छा आप थोड़ा सा ना फोकस करो, लास्ट पॉइंट डिस्कशन का पॉइंट है, वर्किंग हमारी हो गई है, ठीक है। यह आपका प्रीवियस ईयर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, मतलब पूछी गई है पहले भी और आगे भी पूछी जा सकती है। आपको कह रहा है जब आप ए डेल्टा बी निकाल रहे हो ना, तो ए और बी ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, ये थोड़ी बदल रही है। कह रहा है बदल कौन रहा है? ये बदल रहा है ना, ये बदल रहा है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू जो चेंज हो रही है, इसकी जो पॉसिबिलिटी जो है वैल्यूज की, वो सारी पॉसिबिलिटी इस पर डिपेंडेंट है। और कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की पॉसिबिलिटी कितनी है? कह रहा है जो ए और बी का जो कॉमन ले रहा हूं ना एलिमेंट में, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन ले रहा हूं, बच्चों देखो यहां पे, मैं आगे से हटता हूं, यहां पे ए और बी का जो कॉमन ले रहा हूं मैं एलिमेंट, वो कह रहा है कि भाई या तो वो वैल्यू 0 होगी कि कुछ कॉमन ही नहीं आया, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 15 आ सकता है। तो कह रहा है कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी इसकी, वो इसकी वजह से होगी। और इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है? 0 से लेके 15 काउंट कर लो, 16 वैल्यूज है। दोबारा लास्ट पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं कि ए डेल्टा बी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसकी पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी, उसकी पॉसिबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पे डिपेंडेंट है।
क्योंकि ए और बी के सेट तो गिवन सेट है, वो 15 और 25 फिक्स्ड है। जो चेंज हो रही है इसकी वैल्यू की जो रेंज आई थी 10 से 40, वो इसकी वजह से आई थी। और कह रहा है इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, कह रहा है कि कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो जीरो वैल्यू आएगी। अच्छा, कह रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कॉमन आ जाएगा, 15। मान लो बीच में 2 कॉमन आ रही है वैल्यू, 3 कॉमन आ रही है, तो उसकी वजह से इसकी पॉसिबल वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास सारी डिपेंडेंसी ए इंटरसेक्शन बी पे है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन की रेंज होती है वो 0 से छोटे वाले सेट की वैल्यू होती है ना, छोटे वाले 15 से 15 ज्यादा मैक्सिमम कॉमन आ सकती है और मिनिमम कॉमन 0 होगी। तो टोटल काउंट करोगे तो 16 वैल्यूज है। तो इस पे बी पार्ट इसका टिक करोगे आप। बोलो समझ आया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एक बार इसको दोबारा सुनना, अगर आपको समझ ना आया हो, एक एक पॉइंट दोबारा सुनना, ठीक है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको ए सेट गिवन है जिसमें फाई एक एलिमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर फाई के ऊपर सेट बना के एक और एलिमेंट दिया हुआ है, और कह रहा है पी ए बताओ, दैट मींस पावर सेट बताओ। पावर सेट क्या था? सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स पे जाते हैं बच्चों। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, 2n। एन यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अच्छा, गिवन सेट में कितने एलिमेंट है, 2 है, टोटल में 4 सबसेट बनेंगे। आपसे जो 4 सबसेट बना रहा है उसमें सबसे पहले क्या बोलेगा, एम्प्टी सेट होता है। याद आ रहा है, सबसेट वाले लेक्चर में पूरा बता रहा हूं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपने क्या किया, एम्प्टी सेट ले लिया। अभी मैं इसको देख ही नहीं रहा, ये कुछ भी दिया हो, एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होगा ना, पहला। फिर आप बनाते हो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में हम क्या करते थे बच्चों, जो सिंगल एलिमेंट है, जैसे मैंने ये इसको एलिमेंट समझा फाई को, और इसको सेट की फॉर्म में रख दिया, सिंगलटन सेट, इसको एलिमेंट बनाया और इसको इस सेट में रख दिया। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को भी तो एक सेट में रखना पड़ेगा। ये लो ब्रैकेट थोड़े बेटर बनाते हैं, ये एलिमेंट है तो इसको सेट में रखोगे तो ऐसे रखा जाएगा ना, ये एलिमेंट था, इसको हमने ऐसे रख दिया। अच्छा, फिर लास्ट सेट क्या होगा, सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ में तो आप सिंपली जो दिया है वो ही रख दोगे, ये लो। और पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सारे सेट्स को जितने भी सबसेट निकाले उनको एक साथ लिख दो। ये लो भाई, पहला सबसेट रख दिया, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरे में क्या था, ये था, और फिर ये सेट इटसेल्फ। ये लो, ये पावर सेट है आपका, ठीक है, ये पावर सेट है। क्लियर हुआ? क्योंकि फाई वाले सिंबल से ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको सेट के अंदर फाई दे दिया तो एक एलिमेंट है वो। अच्छा, अगर ये खाली ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है ये एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तुम बोलोगे 0, कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली है भाई ये तो। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका, लॉजिकल है, पर लॉजिकल है। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इस बार जो सेट ए गिवन है आपको कह रहा है फाई है, मतलब खाली है। फाई मतलब खाली, कितने एलिमेंट है ही नहीं, खाली है, कितने एलिमेंट है, 0। तो आपको कह रहा है कि पी ए पावर सेट डिनोट करता है, तो भाई इतने सारे पी लगा के मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। शुरू करते हैं। मुझे कहता है ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए सेट के अंदर तुम बोलोगे 0। तो अगर मैं इसका पावर सेट कंसिडर करूं बच्चों, इसका पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तुम बोलोगे 2n, मतलब 2n, एक ही सबसेट बनेगा इसका। बिल्कुल, जब p इसका तुम पावर सेट बनाओगे तो एक ही सबसेट बनेगा, मतलब खाली सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसका जो सबसेट बनेगा वो खुद ही है एम्प्टी सेट, ही खुद एक इसका सबसेट होगा। अच्छा, जब मैं इसको p ऑफ p a ले लूंगा, इसको ले लूंगा, तो अब इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो है, एक एलिमेंट तो है। तो अब कितने सबसेट बनेंगे, 2 एक एलिमेंट, 2 सबसेट बन जाएंगे। अब 2 सबसेट बन जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको और प्रोसीड करूं, इसी का फिर पावर सेट में निकालने की कोशिश करूं, तो अब इसमें 2 एलिमेंट है,
ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तुम बोलोगे 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए। ऐसे 5 बार पी लिखा हुआ है, 3 बार यूज हो गया। तो फोर्थ टाइम में, अब आप समझ चुके हो मे बी, फोर्थ टाइम में आप क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू पावर, 2 रेज़ टू पावर आप यहाँ पे 4 लिख दोगे। तो यहाँ पे आपके पास अब ये 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब आपका 16 हो चुका है ना, ये 16 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 4 ये 16 हो गया। और लास्ट वाला जो p है उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 2 रेज़ टू पावर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनल, सॉल्व करने की नीड नहीं है, डी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ पहले वाले पे फोकस करना कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 नंबर ऑफ सबसेट आएगा, मतलब एक सबसेट बनेगा। फिर एक एलिमेंट मिल गया, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर n मतलब नंबर ऑफ सबसेट। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसको क्रैक कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ आया? आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आता है आपका, इंटीजर टाइप में। यहाँ पे आप पढ़ो, 2 सेट गिवन है, पी और क्यू, पी और क्यू 2 सेट गिवन है, और जो यूनिवर्सल सेट इसका दिया हुआ वो एक्स दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ो, एक्स आपको दिया है 1 से लेकर 10 तक दे दिया, पी और क्यू 2 सेट है जिसमें पी दे दिया 1 2 3 4 5, पी तो दे दिया 1 2 3 4 5। कह रहा है आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स क्यू, मतलब क्यू कितने बन सकते हैं एक्स में से मैं ऐसा ना, पी देखो इसका सबसेट है एक्स का, कह रहा है क्यू भी पी इस एक्स का सबसेट है, ऐसे कितने क्यू बता सकते हो जब सिमेट्रिक डिफरेंस पी और क्यू का 3 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 मिनट बच्चों लास्ट। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जब बच्चे परेशान कर रहे हो आपको क्लास में, आप एक क्वेश्चन सामने रख दो, परेशानी सबकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसका क्या मतलब आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। कह रहा P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P, बढ़िया, P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P। अब ऐसा है बच्चों कि P माइनस क्यू तो आपको बता, P माइनस क्यू और Q माइनस P इनके बारे में, दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इसका टोटल जो सेट पता वो तो आपको पता 3 है। मतलब कह रहा है इसको और इसको यूनियन मतलब मिला के 3 आना चाहिए, मतलब P माइनस क्यू और Q माइनस P को मिला के 3 आना चाहिए। अच्छा ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, P माइनस क्यू। अच्छा ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, Q माइनस P। समझ रहे हो बात? अब P सेट मुझे दे दिया, अब देखो हिट एंड ट्रायल क्या करेंगे हम, P सेट मुझे दे दिया, अगर मैं P माइनस क्यू को, भाई ऐसा ना देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, P माइनस क्यू और Q माइनस P दोनों का टोटल 3 है, तो इन दोनों में से किसी एक में तो 3 होगा ना। मान लो मैंने P माइनस क्यू को 3 ले लिया, P माइनस क्यू को मैंने 3 ले लिया, तो आपको कहता है यहां पे सेट Q क्या हो सकता है, सेट Q क्या हो सकता है। देखो मैं ना इसको लिख के दिखा रहा हूं, जस्टिफिकेशन आपको अपने आप समझ आ जाएगी। Q सेट आपके पास क्या होगा, 1 2 4 5, सिर्फ एक सबसेट बनेगा ये Q। कैसे, जरा करे बात। अब कह रहा भाई P माइनस क्यू ये दिया हुआ है, P ये दिया हुआ, P ये है, Q ये है। अब कह रहा है P माइनस क्यू निकालना, जरा P माइनस क्यू क्या होगा, इनको देख के P माइनस क्यू निकालो, P में से Q के एलिमेंट माइनस कर दो, क्या बचा, 1 2 4 5 हटा दो, कह रहा 3 बचा। कह रहा Q माइनस P निकालना, Q माइनस P, Q में से P के एलिमेंट हटा दो, कह रहा 5। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का टोटल 3 आ रहा है, तो भाई एक में अगर 3 है तो दूसरे में तो 5 होना चाहिए था। अगर इसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट भी आ जाता तो भाई ये 3 तो नहीं आएगा, मोर देन 3 और एलिमेंट भी मिलेगा मुझे। तो P माइनस क्यू अगर 3 आ रहा है, देखो अब देखो ना, P डेल्टा क्यू निकालना है, वो क्या है, P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू 3 आई है, यूनियन ये 5 आया, तो भाई दोनों का टोटल क्या आएगा, 3 तो आएगा, और इसका आंसर ये दिया हुआ था। तो यहां पे थोड़ा उल्टा सोचना पड़ा आपको कि अगर P सेट ये दिया हुआ है और P माइनस क्यू 3 बना हुआ, मतलब इसका एक पार्ट 3 बना हुआ है, तो Q माइनस P में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो कह रहा फिर Q तुम्हें बचा हुआ ही लेना पड़ेगा, इसका ये बचा हुआ ही लेना पड़ेगा 1 2 4 5, ताकि जब मैं इसको Q में से P माइनस करूं तो मुझे 5 मिल जाए, है ना। इनडायरेक्ट वे में सोच रहे, तभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली बच्चे कर नहीं पाते। तो मैंने आपको सेट्स कंप्लीटली करवा दिया, सेट थ्योरी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें हमने कॉम्पिटिटिव भी कर लिया सारा आज,
नेक्स्ट क्लास हम रिलेशन फंक्शन की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों ये बहुत था, इसको अच्छे से एक बार दो बार देखना, प्रैक्टिस कर लेना, और जो आपका रेफरेंस बुक्स है उसमें क्वेश्चन लगाना, आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।